1979 में शुरू हुई और करीब 2,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी ओरिएंट सीमेंट। ये ऑफ कोर्स कंपनी हमारे फोकस में इसलिए भी है आज क्योंकि कंपनी ने अदानी पावर महाराष्ट्र के साथ सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने का नॉन बाइंडिंग करार रद्द किया। इसके क्या कारण रहे? आगे रेलवे में जो डेडिकेटेड सीमेंट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया था उसका क्या फ़ायदा कंपनी को होगा, सेक्टर को होगा, और आगे आउटलुक क्या है? चलते हैं। स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के एमडी एंड सीईओ दीपक खेत्रपाल जी को। दीपक, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो न्यूज़ पर ही शुरू करते हैं जो आपने कल अनाउंस किया, जो नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया था अदानी पावर महाराष्ट्र के साथ, वो टर्मिनेट कर दिया गया। इसकी क्या वजह है सर, और क्या आगे इसको लेकर अब आउटलुक है? क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, और इस एरिया में क्या आप अब दूसरे पार्टनर्स देखेंगे? जी, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया यहाँ क्लैरिफिकेशन के लिए। देखिए, जो अडानी पावर के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ था उसमें यही था कि उनके एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है उस लोकेशन पे, उनके पास लैंड अवेलेबल थी, उसमें फ्री लैंड, और साथ में उनके पास क्योंकि थर्मल पावर प्लांट है वहाँ फ्लाई ऐश की अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है। उन लोगों को डिस्पोज ऑफ करना था, हमें जरूरत होती है, तो इस चक्कर में हम लोगों ने वहां पे एक एमओयू साइन किया। उसमें परेशानी क्या हुई कि जो एमआईडीसी की लैंड है अडानी पावर के पास में, वो लीज होल्ड लैंड है एमआईडीसी की, और बिना एमआईडीसी के अप्रूवल के वो हमको सब लीज नहीं कर पाते। और उसीलिए हम लोग पिछले करीब 1.25 साल से ऊपर हो गया, 16-17 महीने हो रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे थे दोनों कंपनीज मिलकर कि हमको एमआईडीसी की परमिशन मिल जाए सब लीजिंग के लिए, ताकि हम अपने वहां पे एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का काम शुरू कर सकें। लेकिन इतने महीनों बाद जब काम शुरू नहीं हुआ और अडानी पावर की तरफ से हमें कम्युनिकेशन आया कि उन्हें लग रहा है कि एमआईडीसी की परमिशन मिलनी मुश्किल है, नहीं हो पाएगी, और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम उसको फर्दर परसू नहीं करें। तो उनकी जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए, समझते हुए, हम लोगों ने यही ठीक समझा कि हम लोग उस एमओयू को कैंसिल करें। और क्योंकि स्ट्रैटेजी हमारी अभी भी वही रहेगी कि उस इलाके में हमें एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की जरूरत है। क्लिंकर हमारे पास अवेलेबल रहेगा तेलंगाना से, और उस एरिया में थैंकफुली हमारे रडार पे ऑलरेडी कुछ और पावर प्लांट्स हैं और जिनसे हम लोग ऑलरेडी अपना कांटेक्ट एस्टैब्लिश करके, क्योंकि जब हमने अडानी पावर के भी प्रीमाइसेस पे लगाने का काम शुरू किया था, हमारे पास 3-4 और लोकेशंस थी कंसिडरेशन में। उनमें जो हमारी सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड यूनिट थी, वो जो लोकेशन थी, उस पे हम लोग अब काम शुरू करेंगे। इसमें यह जरूर है कि हमारे पास शायद 2 क्वार्टर करीब 6 महीने के करीब का हमको टाइम लॉस जरूर होगा, क्योंकि दोबारा से एस्टैब्लिश करके दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी सारी। लेकिन स्ट्रैटेजी वही है। टाइम वाइज यस, मैं बोलूंगा कि करीब 2 क्वार्टर का कम से कम सेटबैक हुआ हमारे एक्सपेंशन प्लान्स में। क्वार्टर का सेटबैक इस वजह से हुआ। आपने एक्सप्लेन किया कि क्यों ये पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ पाई। तो सर, कुछ और कंपनीज के साथ बातचीत करेंगे, इसको कैसे अब आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उनको कैसे आप आगे लेके जाएंगे? ये अब प्लान वर्कआउट क्लियरली नहीं हुआ, तो व्हाट इज द प्लान बी? नो, प्लान बी ऑब्वियसली इज, इसी देखिए, सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो जहां हम लगाना चाहते हैं वहां जो एडिटिव्स हैं, नेसेसरी एडिटिव्स, चाहे वो फ्लाई ऐश हो या स्लैग हो, 2 एडिटिव्स जाते हैं सीमेंट ग्राइंडिंग में, वो उसके आसपास होने जरूरी है। तो थर्मल पावर प्लांट्स एक सोर्स है जिनके पास जब वो पावर जनरेट करते हैं काफी फ्लाई ऐश जनरेट होती है। तो हमें जो जरूरी चीज है फ्लाई ऐश या स्लैग जैसे कई अगर आप सोचें कि हम लोग वाइजैक की तरफ अगर जाना, जैसे विशाखापट्टनम, वहां पे एक स्टील प्लांट है, तो उनके पास जो बाई प्रोडक्ट होता है स्टील प्रोडक्शन का, वेस्ट प्रोडक्ट, वो स्लैग होता है। तो वो एक हमारे पास ऑप्शन हो सकती है। या फ्लाई ऐश की देखना चाहें तो पावर प्लांट्स हैं मध्य प्रदेश में, और पावर प्लांट्स हैं महाराष्ट्र जेनको के हैं, प्लस महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश भी उसी रीजन में आता है, उसी बेल्ट में। तो मार्केट वहां पे हमारे पास अवेलेबल है, और वहां पे हम लोग फ्लाई ऐश अवेलेबिलिटी का, कॉस्ट का, या स्लैग की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट का असेसमेंट दोबारा से करके, अपडेट करके, जल्दी ही अपना नया जो एक्सपेंशन प्लान है उसको वापस ट्रैक पे ला रहे हैं। और ये हमारे एक्सपेंशन प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था, और हमारे बाकी जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्लिंकर एक्सपैंड करने के, हमारे जो कर्नाटका प्लांट है उसको एक्सपैंड करेंगे, वो सब प्लान, या राजस्थान का हमारा जो, वो अपने ट्रैक पे है, उनमें कोई डिसलोकेशन नहीं है। ओके, फेयर इनफ। ऑल राइट, तो ये तो बात हो गई सर, ये जो आपका भी अदानी के साथ डील का टर्मिनेशन का कारण, और आगे इसका किस तरह से आप देख रहे हैं अपने कंपनी के ग्रोथ प्लान्स को। एक और डिसीजन जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सीमेंट की बात करी है सरकार ने, उसको आप कैसे देखते हैं? उसका मैं आपसे समझना चाहूँगी नज़रिया एज एन इंडस्ट्री। फ्रेट कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू
क्या है कंपनी का? आई थिंक इट्स अराउंड 27% इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। तो हाँ, जी, किस तरीके के मार्जिन इंप्रूवमेंट पॉसिबिलिटी आप देखते हैं इसकी वजह से, और आगे इसको कैसे रीड करते हैं फॉर द सेक्टर एंड फॉर योर कंपनी? देखिए, जहाँ तक रेलवेज़ एज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात है, ये हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रेलवेज़ का यूज़ कर पाएँ, क्योंकि रेलवेज़ कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट एक ग्रीन, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन मोड है। जो मेरे ख्याल से भारत सरकार भी उसको रियलाइज़ कर रही है, इसीलिए जो इतना इन्वेस्टमेंट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में लग रहा है, वो किया जा रहा है। जहाँ तक फ्रेट कॉस्ट एज़ अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू की बात है, तो मैं उसको परसेंटेज में हम लोग काउंट नहीं करते हैं इंडस्ट्री में। हम लोग कहते हैं पर टन आपको कितना, पर टन पर किलोमीटर कितना आता है। तो जहाँ तक एक एवरेज बात करें, तो जहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन करीब-करीब आपको ₹3.5 सवा 3 से साढ़े 3 के बीच में पर टन पर किलोमीटर, पीटीपी की जो टर्मिनोलॉजी है हमारी इंडस्ट्री की, उसके अगेंस्ट जो रेलवेज का है वो हमको करीब सवा 2 ढाई रुपए आता है। तो ऑब्वियसली सस्ता भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो प्रेफरेंस यही है, इसीलिए सरकार भी कोशिश कर रही है और हमारी भी कोशिश है कि हम लोग उसको बढ़ा पाए। करेंटली हमारा जो प्रोपोर्शन है रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन का, वो करीब 17-18% रहता है, और बाकी अभी भी 82% के आसपास हम लोग रोड ही यूज कर पाते हैं। तो अगर फ्रेट कॉरिडोर अवेलेबल हो जाता है, और फ्रेट एक कॉरिडोर क्रिएट करना एक बात है, लेकिन जहां जहां भी डेस्टिनेशन, देखिए हमारे सोर्स पे अपने हमारे पास रेलवे साइडिंग, प्राइवेट रेलवे साइडिंग हर जगह है, लेकिन यहाँ जिस डेस्टिनेशन पे हम लोग अपना सामान बेचने के लिए भेजते हैं, वहां पे जो अनलोडिंग फैसिलिटीज है, वहां से लोकल ट्रांसपोर्टेशन अपने वेयर हाउस तक ले जाने के लिए, वो चीजें भी बहुत जरूरी होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये पहला स्टेप है। पैरेलली आपको वेट करनी पड़ेगी कि वहां पे जो हमको सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने वेयर हाउस तक सामान ले जाने के लिए, कस्टमर्स को पास पहुंचाने के लिए अनलोडिंग और लोकल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी साथ में डेवलप होंगी। और मेरा मानना है कि हम लोग इंडस्ट्री की अगर पूरी तरह से कवरेज अच्छी मिलती है, तो हमारा कोई वजह नहीं है कि हमारा ये जो आज की डेट में 18 वर्सेस 88 जो प्रोपोर्शन है रोड वर्सेस रेलवे का, उसको हम लोग कोशिश होनी चाहिए कि 50% तक रेलवे से किया जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज है वो करना। और उसमें आप देखिए पर टन पर किलोमीटर, आपको जैसे बताया कि एवरेज हम मान लिए चलते हैं कि 300 रुपए हमको, सॉरी 300 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग माल अपना बेचते हैं। जो रेल के थ्रू जाते हैं, हम लोग 500-600 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं, अफोर्डेबल हो सकता है वो। तो एक तो मार्केट रीच बढ़ती है, और सेकंडली करीब करीब आप देखिए ₹1.25 ₹1.5 पर टन पर किलोमीटर की सेविंग होती है, अगर हम रेलवे से डिस्पैच कर पाते हैं। तो वो सब चीज देखते हुए हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया जाए। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने विस्तार से समझाया। रेवेन्यू, मैं आपके नंबर्स देख रही थी सर, रेवेन्यू बड़ा है लेकिन मार्जिन्स काफ़ी प्रेशर में आए थे। इसका क्या खास वजह है, और आगे मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक लग रहा है सर? क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी जो अब एक बार जो बड़े थे, अब थोड़े से कूल ऑफ हुए। आगे क्या पिक्चर लग रही है मार्जिन्स को लेकर? आप क्या करेंगे जिससे वो बेहतर हो पाए, और क्या ट्रेजेक्ट्री है मार्जिन्स की? देखिए, मार्जिन्स जहां तक इस साल का सवाल है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, वाकई पूरी इंडस्ट्री के मार्जिन्स कम हुए हैं। और उसकी वजह यही है कि जो इनपुट कॉस्ट थी, वो पिछले साल के मुकाबले बहुत बढ़ी है। उसमें मेनली फ्यूल कॉस्ट की हम बात करते हैं। पावर एंड फ्यूल, पावर भी अल्टीमेटली फ्यूल से, कोयले से बन रही है ज्यादा। तो उसके चलते 60-70% इंक्रीज हुआ है हमारे पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में। और मार्केट प्राइसेस ऑफ सीमेंट जो है, वो लगभग लास्ट ईयर के आसपास ही चल रहे हैं। तो जितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई है, और जितनी सीमेंट इंडस्ट्री है, पूरी हर कंपनी को उसका हिट हुआ है, हमें भी हुआ है। सेकेंड क्वार्टर बहुत खराब था, थर्ड क्वार्टर में कुछ इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ है, फोर्थ क्वार्टर होपफुली इवन बेटर होगा, क्योंकि डिमांड सिचुएशन बेटर है अब। प्राइसेस इंप्रूव इतने नहीं हो पाए हैं जितना जरूरी है अपनी फ्यूल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। लेकिन जैसे आपने ठीक बोला कि सॉफ्टनेस ऑलरेडी है फ्यूल कॉस्ट में। अभी जो हम लोग फ्यूल यूज कर पा रहे हैं अपनी कमा, हम लोग पेट को प्रेफर करते हैं रादर इम्पोर्टेड कोल। लेकिन इम्पोर्टेड कोल के जिस रेट पे प्राइसेस पिछले 3-4 हफ्ते में कम हुए हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है कि पेट्रो प्राइसेस भी सॉफ्टन होंगे। एंड लेकिन लेकिन उनका डिफरेंस ये है कि जब आप फ्यूल प्रोक्योर करते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। तो आज की रेट में अगर हम जो बुक करेंगे लोअर कॉस्ट पे, वो हमको फ्यूल अवेलेबल होता था करीब 2 या ढाई महीने बाद, क्योंकि शिप लोड आते हैं, फिर उनको अपने प्लांट तक लाना होता है। तो इनका जो हमको बेनिफिट मिल पाएगा सॉफ्टवेयर प्राइसेस का, ये सिर्फ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर Q1 से शुरू होगा। करंट क्वार्टर में जो अपने पास फ्यूल इन्वेंट्री है, उसी को यूज करेंगे। इट्स नॉट गोइंग अप, बट इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट।
एंड प्राइसेस रिमेन फ्लैट, बट द ऑपरेटिंग लेवरेज जो हमारे वॉल्यूम बढ़ने से आएगी, उससे डेफिनेटली हमको मार्जिन्स में, एबिटा पैटर्न में इंप्रूवमेंट आएगा इस क्वार्टर में कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। ओके, फेयर इनफ। यहाँ पर तो इम्प्रूवमेंट और आगे मार्जिन्स की आपने एक पिक्चर बताई, बट मैं आप जानना चाहूँगी सर, करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आई बिलीव 60% है इस वक्त, तो उसको कैसे इनहांस करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश है, तो आपको लगता है कि पिकअप होगा आगे? क्या लेवल्स पहुँच जाएंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के? और किस तरीके का कैपेक्स आप लाइन अप कर रहे हैं अगले 2-3 साल में? कोई M&A अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ग्रोथ की बात है, ग्रोथ सबको मालूम है, जितने इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार बजट में, कैपिटल इंटेंसिव बजट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटेंसिव जो बजट है, वो डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि इस कंट्री में अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपको जो कमोडिटीज हैं लाइक सीमेंट, लाइक स्टील, इनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज की डेट में ऑलरेडी, अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, यू विल सी द इंडस्ट्रीज कैपेसिटी इस क्वार्टर में 70% से ऊपर यूज होगी, 70, 72, 75, डिपेंड ऑन हर कंपनी के ऊपर, लेकिन इट विल बी इन एक्सेस ऑफ 70% इन दिस क्वार्टर, विच इज लाइकली टू गो अप फर्दर। एंड उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग भी, जैसे बाकी कई कंपनीज अनाउंस किया, हमने भी एक कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान अनाउंस कर रखा है, जो हमारा करीब अगले 3 से 4 साल के बीच में इम्प्लीमेंट हो पाएगा, और उसका टोटल हमारा एक्सपेंशन प्लान है करीब करीब 8.5-9 मिलियन टन का। मतलब एक तरह से हमारी कैपेसिटी डबल होनी चाहिए इन लेस देन 5 years फ्रॉम नाउ। एंड उसका हम लोग अगर केपेक्स लगा के चलते हैं तो डेफिनेटली वो काफी हैवी केपेक्स है। तो हम लोग इस बीच में अपनी बैलेंस शीट को हमने स्ट्रेंथन कर दिया है। लगभग डेट हमारी सारी रीपे हो चुकी है, और अच्छी खासी हमारी कैश फ्लोज भी हैं, प्लस नेटवर्क है। तो मेरे ख्याल से टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इन एक्सेस ऑफ 5,000 crores ओवर roughly 5 years time, and we are well organized with our balance sheet and our I would say available resources to be able to address this kind of growth. ओके, अगले 5 साल में 5,000 करोड़ तक का कैपेक्स आपने लाइन अप किया है, यू आर वेल कैपिटलाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो टू से, कि वो आप रेस कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए सब अपडेट्स आपकी कंपनी के बारे में, मोर इम्पोर्टेंटली आगे किस तरीके का आउटलुक है कंपनी का इस कमिंग वर्ष में।